मेरा नाम रवि कुमार है और मैं आपको CUT PG के लिए हिस्ट्री विषय जो आपका कोर पेपर है उसे मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि CUT PG के लिए हिस्ट्री का क्या वेटेज है, हिस्ट्री का क्या पैटर्न रहा है अभी तक और किस तरह से NTA ने जो है हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक, तो CUT PG में आपका एक पेपर होता है, ठीक, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट की, जैसे आपका हिस्ट्री कोर सब्जेक्ट है तो 75 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके GT के रहेंगे। ठीक, अब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो किस तरह से NTA ने हिस्ट्री के पैटर्न डिसाइड किया है, किस तरह से हिस्ट्री का पैटर्न फ्रेम किया है, हम उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम उसके सिलेबस को देखेंगे कि किस तरह से जो है सिलेबस से क्वेश्चन किन किन पोर्शन से ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस किस पोर्शन में कौन सा इम्पोर्टेंट है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन का क्या क्या नेचर है। ठीक, तो हम इन सब बातों पे डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि CUT का जो है PG का सिलेबस क्या है। ठीक, ये वो सिलेबस है जो NTA के वेबसाइट पर आप सभी को देखने को मिलेगा। ठीक, हिस्ट्री में हम 3 तरीके की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद आपके सिलेबस में यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में भी है, जिसमें कुछ रेवोल्यूशन है और फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर है। ठीक, अब इन सब को हमें किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से फ्रेम करना है, ठीक, इसको किस तरह से हम लोग कवर करेंगे, उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब इस सिलेबस को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई तरीके से निर्धारित किया है। ठीक, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस पोर्शन से कम पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक को किस तरह तक पढ़ना है, किस गहराई तक पढ़ना है, वो हम सब देखेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक, अब एंशिएंट हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, सबसे पहले आपका स्टोन एज। अब स्टोन एज की जब बात हम करते हैं तो उसमें हम कई सारे सब टॉपिक देखते हैं। पहला पैलेलिथिक, दूसरा आपका मेसोलिथिक, तीसरा आपका न्यूलिथिक। ठीक, अब अभी तक जो है स्टोन एज से NTA ने बहुत कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है। इस पे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए कि जो है किसी साइट्स के बारे में पूछ लिया है, किस साइट्स का दे दिया है कि निम्न में से कौन सी साइट्स न्यूलिथिक साइट्स है, तो आपको वो टिक करना है। ठीक है, कोई एक न्यूलिथिक साइट्स दे दिया है और पूछा है कि यहाँ से किसके एविडेंस मिले हैं, तो आपको वो बताना है। ठीक, तो इसी तरीके से जो है यहाँ से स्टोन एज से जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो हमेशा उसके साइट से होती है। ठीक, दूसरा है आपका चालुक्यलिथिक एज, यहाँ से भी साइट से ही क्वेश्चन बनेगा। तीसरा है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी CUT PG के लिए। यहाँ से NTA ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, अलग अलग वे में पूछा है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन 3-4 तरह से बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका हड़प्पा जितनी भी साइट्स है, किस साइट्स का उत्खनन करता कौन था, उससे आपको मैच कराने के लिए पूछेगा। ठीक, दूसरा आपका किस साइट्स की खोज कब की गई थी, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि कौन सी साइट्स किस रिवर पर है, तो उससे मैचिंग कराने के लिए पूछ सकता है। आपको जो है 1 लाइनर पूछ सकता है। तो इस 3-4 तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चन हम देखते हैं प्रीवियस ईयर में, तो 3-4 तरह के पैटर्न हमें दिखाई देते हैं। तो हमें मेनली इस बात पे फोकस करना है कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। जब हम इस पैटर्न को अपने माइंड में रख के पढ़ेंगे तो एग्जाम निकालना हमारे लिए उतना ही इजी हो जाएगा। ठीक, अब पूरा जो एक एज है, ये स्टोन एज वाला जो पूरा पोर्शन है, कई बार इसी को ही वो क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, न्यूलिथिक एज, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। तो आप सबसे पहले बताएंगे पैलेलिथिक आया है, फिर मेसोलिथिक आया है, फिर न्यूलिथिक आया है, फिर चालुक्यलिथिक आया है, फिर मेगालिथिक आया है और देन उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया है। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं वैदिक पीरियड की,
तो वैदिक पीरियड में हम दो तरह के पीरियड के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा है आपका लेटर वैदिक पीरियड। ठीक, अब वैदिक पीरियड में जो है किस तरीके की उस टाइम पर सोशल कंडीशन थी, ठीक, किस तरीके की मान्यताएं थी, किस देवता की पूजा की जाती थी। और लेटर वैदिक में भी जो है हम इसी तरीके की सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में देखेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली एक फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है सबसे ज्यादा, कि ऋग वैदिक काल के प्रसिद्ध देवता कौन थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक, ऋग वैदिक या लेटर वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति क्या थी। ठीक, ये 3-4 स्टेटमेंट आपको देगा कि निम्न में से कौन सा उत्तर वैदिक काल के संबंध में सही है। तो इस तरीके के जब हम क्वेश्चन के फ्रेम को देखते हैं और उसके आधार पर अपनी पढ़ाई को करते हैं तो हमारे लिए उतना ही वो टॉपिक पढ़ना आसान रहता है। ठीक, इसी तरह से हम जब आगे देखेंगे, अगला हमारा जो यूनिट रहेगा वो स्टेट फॉर्मेशन का है, कि एंशिएंट इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। ठीक, राज्य की अवधारणा किस तरीके से जो है राज्य बन रहे हैं, राज्य की स्थापना हो रही है। दूसरा, राइज ऑफ एंशिएंट इंडियन एम्पायर, फिर उसके बाद जो है हर्यक वंश आता है आपका, और देन उसके बाद लास्ट में जो है नंद वंश के डिक्लाइन के बाद आपका फिर मौर्यन डायनेस्टी आता है। ठीक, फिर उसी के साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है एज ऑफ रिलीजन, बुद्धिज्म और जैनिज्म का उदय हो रहा है। ठीक, फर्स्ट अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है हमें। ठीक, मगध एक मेन सेंटर के रूप में किस तरीके से उभर रहा है। ठीक, तो इन सब जब हम बात करते हैं तो क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म आपके दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CUT PG के लिए, और यहाँ से कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से जो है कौन सा जैन धर्म की से संबंधित है। ठीक, 4 आपको स्टेटमेंट देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है अन्य 3 से अलग है। तो इस तरीके के जब हम एनालाइज वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा आपका टॉपिक है मॉडर्न एज से। अब जब हम मॉडर्न एज की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉडर्न एज के ऊपर कौन कौन सी बुकें लिखी गई है। ठीक, जो कि जो बुक वाला पोर्शन है मिसलेनियस में मैं आपको लोगों को कराऊंगा कि कौन सी बुक का राइटर कौन सा है, और इस मेनली जो बुकें आपके सिलेबस में UG में लगी हुई है वही सब बुकें आपको उनका रेफरेंसेस एक बार देखना है। तो क्योंकि बुक से 3 से 4 क्वेश्चन आपका हर बार पूछे गए हैं, चाहे वो मुगल के ऊपर हो, या दिल्ली सल्तनत के ऊपर हो, या मौर्यन के ऊपर हो, या फिर आपका गुप्त पीरियड के ऊपर हो। तो एंशिएंट टाइम पीरियड हो या मिडिवल टाइम पीरियड हो, उनकी जो बुकें, उनके ऊपर जितनी भी बुकें हैं उनसे के रिलेटेड उनके ऑथर, ठीक है, हमेशा पूछे जाते रहे हैं। ठीक, और ये आपके जो UG में सिलेबस दिया हुआ है उसी से ये आप लोगों का कवर होगा। तो सबसे पहले हम मौर्यन में देखेंगे कि उसके ऊपर कौन कौन सी बुकें हैं। ठीक, सेकंड, मौर्यन साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, पॉलिटी देखेंगे इसकी, ठीक, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, सामाजिक व्यवस्था क्या है, और देन उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। ठीक, उसके साथ साथ हम अशोक के इंस्क्रिप्शंस पर जाएंगे, क्योंकि कई बार इंस्क्रिप्शंस पर क्वेश्चन जो है आपका मैचिंग कराने के लिए पूछेगा कि फर्स्ट इंस्क्रिप्शन साइड में कुछ और उसका एक्सप्लेनेशन देगा, साइड में देगा कि सेकंड इंस्क्रिप्शन, फिर एक्सप्लेनेशन को छोड़ देगा, और देन आपको उसको मैच करना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ बात करें मॉडर्न एज की तो हमें इन पॉइंट्स को मेन फोकस करके चलना है। ठीक, दूसरा, अगर हम मॉडर्न, फिर दूसरा इसमें आएगा मॉडर्न डिक्लाइन। ठीक, मॉडर्न डिक्लाइन के ऊपर जितने भी हिस्टोरियंस के अपने अलग अलग व्यू रहे हैं, चाहे वो DD कौशाम्बी का हो या रोमिला थापर का हो, तो उन सारे व्यूज को हम एक बार शॉर्ट में जरूर देखेंगे। कई बार क्वेश्चन जो है एक स्टेटमेंट आपको देगा हिस्टोरियंस का व्यू, और देन आपसे पूछेगा कि ये व्यू किस हिस्टोरियंस का है, तो आपको उसमें बताना है कि कौन सा व्यू जो है किस हिस्टोरियंस का है। तो ये आपके लिए यहाँ हेल्पफुल करेगा। तो हम एक एक पॉइंट्स को अच्छे से इसको देखेंगे। देन इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट मौर्य की। ठीक, तो पोस्ट मौर्य में जो है कई सारी डायनेस्टी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक, छोटे छोटे, अब जब आपने देखा है कि जब एक बड़ा साम्राज्य विखंडित होता है तो फिर उसके बाद एक छोटे छोटे बहुराज्य व्यवस्था कायम होती है, तो यही पोस्ट मौर्य में हुआ।
कि नए छोटे छोटे राज्य स्थापित होने लगे, ठीक, जिसमें इंडो ग्रीक है, आपका शकाज है, कुशानाज है, ठीक। तो और इन सारी इतने भी छोटे छोटे स्टेट थे, इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं रही, अलग अलग जो है इनके फीचर्स रहे। किसी ने सिक्कों का चलन शुरू किया तो किसी ने अपने शीशे के सिक्के चलाए। तो ये सब हम इनकी विशेषताओं को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से मेनली वन लाइनर क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है, और यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत कम। बात करते हैं हम अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। तो इसमें हम बेसिकली देखेंगे चेर चोल पांड्यास को एंड देन संगम साहित्य को, ठीक। अब संगम साहित्य अपना में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अब संगम साहित्य के ऊपर क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं, चाहे वो संगम लिटरेचर के ऊपर हो, ठीक, चाहे वो तोलकाप्पियम के ऊपर हो, ठीक। दूसरा आपका संगम साहित्य से जो क्वेश्चन और बनता है वो आपका ये बनता है कि किस आपके 4 स्टेटमेंट देगा संगम लिटरेचर के ऊपर, आपसे पूछेगा कि कौन सा स्टेटमेंट संगम लिटरेचर से संबंधित नहीं है, या संगम लिटरेचर की 3-4 बुकों के नाम देगा, देन उसके ऑथर आपको मैचिंग कराने के लिए पूछेगा। चौथा क्वेश्चन क्या बनता है, चौथा क्वेश्चन आपका संगम सोसाइटी के ऊपर बनता है, ठीक। पांचवा क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि पहले संगम साहित्य के कितने जो है सम्मेलन हुए, ठीक। इसके आधार पर जो है संगम हम साहित्य पढ़ेंगे, ठीक। देन उसके बाद अगर हम बात करें गुप्ता पीरियड की, तो गुप्ता पीरियड के ऊपर जो है हम इसमें 3-4 चीज़ों को फोकस करके चलेंगे। सबसे पहले उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा है, ठीक। और आप लोग जानते हैं कि जो है लैंड ग्रांट्स की जो स्टार्टिंग हुई थी वो सातवाहना के टाइम से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक। और इसके बाद जो है इसके बाद हम इसमें देखेंगे वाकाटकास को और वर्धन वंश को, ठीक। वर्धन वंश के बाद आता है आपका रीजनल स्टेट ड्यूरिंग गुप्ता एरास, ठीक। पोस्ट गुप्ता में जिस तरह से पोस्ट मौर्य में छोटे छोटे स्टेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक इसी तरह से जो है पोस्ट गुप्ता के टाइम पर भी हम कई छोटे छोटे स्टेट्स के बारे में देखेंगे, अलग अलग जो स्थानीय शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका एंशिएंट इंडिया का पूरा सिलेबस है। इसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए उतना ही हेल्पफुल होगा, और हर टॉपिक के बाद हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। ये आपका एंशिएंट का है, ठीक। देन उसके बाद बात आती है अर्ली मिडिवल इंडिया की। तो अर्ली मिडिवल इंडिया में क्या है, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया एंड द राइज ऑफ राजपूत द चोलास। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्ली मिडिवल इंडिया में वो है आपका राजपूत और चोलास का, ठीक। तो राजपूतों का जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपका है चोला, ठीक। चोलास में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चोलास में चोलास के एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक। चोलास का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक, उसका नेचर क्या था, ठीक। उसके नेचर को लेके जो है बर्टनस्टाइन और नीलकंठ शास्त्री जैसे इतिहासकारों के व्यू आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक। चोलास का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो है नाडु में डिवाइडेड है, तो उस पे क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा, या ये टर्म्स किससे संबंधित है, चोलास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टर्म्स आपसे पूछेगा कि किससे संबंधित है। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर चोलास वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, ठीक। तो मिडिवल हिस्ट्री की हम जब शुरुआत करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो हम मिडिवल हिस्ट्री के सोर्सेस क्या रहे हैं, ठीक। और इसमें हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत से, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत कहना सही होगा, क्योंकि जिस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो रहा था उसी के कंटेम्परेरी साउथ इंडिया में और इंडिया के दूसरे रीजन में क्या घटनाएं घटित हो रही थी उसके बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये आपका एक पहला फेज है मिडिवल इंडिया का, ठीक, जिसमें हम देखेंगे कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक। तो दिल्ली सल्तनत कैसे स्टैब्लिश हो रही है, कौन कौन सी डायनेस्टी आ रही है, ठीक। स्लेव डायनेस्टी है, खलजी डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, ठीक है, सैयद डायनेस्टी है। तो अलग अलग डायनेस्टी का हम देखेंगे और अलग अलग रूलर्स का, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपका खिलजी डायनेस्टी का।
ठीक। तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना होती है कई बार कि वहाँ से जो है आपको स्टेटमेंट दे देगा रीजनिंग असर्शन वाले क्वेश्चन में और पूछेगा कि जो है कि कौन से निम्न में से कौन से कथन सही है। तो आपको बताना है कि जो है कि कथन एक सही है या दो या दोनों सही है, ठीक। तो यहाँ से जो है आपके ज़्यादातर एनालिटिकल क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, रीजनिंग असर्शन के। कई बार यहाँ पर जो है आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक। दूसरा बात करते हैं हम विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की, ठीक। बहमनी साम्राज्य की अगर हम बात करें तो जिस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में जो है आपका दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हो रहा था, उसी के कंटेम्परेरी जो है साउथ इंडिया में विजयनगर हम और बहमनी साम्राज्य के हम बारे में देखते हैं, ठीक। इसी तरह से इंडिया के बाकी रीजन में क्या था, बाकी रीजन में जैसे ईस्टर्न रीजन है, ठीक, और आपका वेस्ट रीजन है। तो गुजरात के में क्या था, ठीक, गुजरात में किस तरीके का संघर्ष चल रहा था। तो आप लोग जानते हैं कि जिस टाइम पर जो है गुजरात वेस्ट दिल्ली सल्तनत था, तो उस टाइम पर जो है गुजरात में जिस शासक का शासन था उस पर कब्जा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति को भेजा था कि जाओ और गुजरात पर अपना कब्जा करे। तो अपना जो है इस तरीके से जो है गुजरात को दिल्ली सल्तनत के अंडर में कर लिया गया था, ठीक। अब जब यहाँ हम बात खत्म करते हैं अपने पहले फेज की विजयनगर की, तो विजयनगर से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। विजयनगर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो जाता है सीयूटी पीजी के लिए, ये सीयूटी पीजी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और विजयनगर से चाहे वो यहाँ के फेमस रूलर रहे हो कृष्णदेव राय, या यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर रहा हो या एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनने का पूरी संभावना रहती है। यहाँ से क्वेश्चन वन लाइनर भी हो सकता है, एनालिटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, मैचिंग भी हो सकता है, या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रूलर्स को आपको लगवा भी सकता है कि निम्न विजयनगर शासकों को आप क्रमानुसार लगाइए। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं विजयनगर की, तो दिस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। दूसरा है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर एंड डिक्लाइन, ठीक है। अब जब दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है इब्राहिम लोदी के साथ, तो उस टाइम पर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा होती है, ठीक। अब हम मुगल साम्राज्य में कैसे कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले हर एक रूलर का, ठीक, जितने भी मुगल शासक हुए हैं, ठीक, उनके हम देखेंगे कि किसने क्या नीति अपनाई है, ठीक, किसके द्वारा क्या शुरू किया गया है, ठीक। दूसरा, किसने कुछ नया काम किया है, जैसे सुलह कुल की नीति, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। जितने भी इवेंट्स मुगल काल में हुए हैं उनका हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। आप जितने भी पेपर उठा के देखोगे तो हर इवेंट्स की क्रोनोलॉजी पूछा है, ठीक, कि जहांगीर ने ये शुरू किया, ये अकबर के द्वारा ये शुरू किया गया, तो इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, ठीक। तो इस तरह से ये अकबर की विजयों को जो है आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, ठीक। तो जब हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, तो सबसे पहले रूलर्स के बारे में देखेंगे, देन उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका सोशल एंड इकोनॉमी, ठीक। अब बात करते हैं उसके डिक्लाइन की। तो डिक्लाइन के ऊपर आप लोग जानते ही हैं कि आपने शायद अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी हो कि मुगल काल की डिक्लाइन को लेकर थ्योरी है, ठीक है, डार्क एज एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सीमा अलवी का इस पर बहुत अच्छा काम है, तो बहुत अच्छे उसमें इंटरप्रिटेशन दी भी हुई है, ठीक। तो अलग अलग हिस्टोरियंस के इस पर अपने अलग अलग व्यू हैं। तो कुछ लोग उसको डार्क एज के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के रूप में देखते हैं, ठीक। ये आपका मिडिवल इंडिया का पोर्शन था, ठीक। अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की, तो सबसे पहले वही है आपका मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ठीक। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में हम सबसे पहले वही देखेंगे डार्क एज एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, ठीक। देन उसके बाद आएंगे हम कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, ठीक, भारत में औपनिवेशवाद। अब भारत में औपनिवेशवाद के भी 3 चरण रहे हैं, ठीक। तो उस 3 चरण को हम अलग अलग देखेंगे, ठीक। उन 3 जो फेज रहे हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसको हम देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ब्रिटिश राज एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, ठीक। तो अलग अलग ब्रिटिश शासकों ने या जितने भी गवर्नर जनरल आए, हर किसी गवर्नर जनरल ने अपनी अलग अलग नीति अपनाई, चाहे वो वारेन हेस्टिंग हो या फिर आपका लॉर्ड वेलेस्ली हो
या आपका लॉर्ड डलहौसी हो, कोई भी जितने भी गवर्नर जनरल आए, सबकी अपनी अलग अलग विस्तार की नीति रही है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक, देन उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट चलाए गए थे, चाहे वो चार्टर एक्ट 1813 हो या 1833 हो या पार्लियामेंट्री सुधार हो 1909 या 1919 का भारत शासन अधिनियम हो। ठीक, अब हर एक्ट की अपनी क्या विशेषताएं रही, क्या उसमें चेंजेस किए गए, ये एकदम आपको जो है टू द पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि कोई सा भी यहाँ से सीधा सीधा 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनता है कि कोई सा आपको दे देगा कि 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको 4 स्टेटमेंट देगा, आपको में से उसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। ठीक, कई बार आपसे जो है यहाँ पर ब्रिटिश राज वाले में पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल के समय पर क्या घटना घटित हुई। ठीक, इस तरीके से कि जैसे सती प्रथा, वॉरेन विलियम बेंटिक, ठीक है, एलन बरो, आपका दास प्रथा, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका रहा है एनटीए का, तो हम उसी के पैटर्न पे हम इसको हम देखेंगे। ठीक, तीसरा है आपका सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक, धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों तरह से हमें पढ़ना होगा, फैक्चुअल भी और दूसरा एनालिटिकल भी। ठीक, यहाँ पे हमें कुछ चीजें फैक्ट के तौर पे याद रखनी है, कुछ हमें जो है इसका डिस्क्रिप्शन भी याद रखना है। ठीक, अब इसमें 2 तरह कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इसमें कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला वन लाइनर, आपका किसी संस्था की स्थापना के बारे में पूछ लेगा। ठीक, दूसरा आपके जो जितने भी रिफॉर्मर्स हैं वो साइड में देगा, और उनसे रिलेटेड जितने भी संस्थाएं की स्थापना ही है वो पूछेगा, देन मैचिंग कराएगा। ठीक, कहाँ की गई है वो पूछ सकता है, इनमें से कौन सा सही मिला हुआ है ये पूछ सकता है, आपको जो है कई सारे संस्थाओं के ईयर को दे देगा, आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछवाएगा। ठीक, देन यहाँ से जो सबसे लास्ट क्वेश्चन बनता है वो आपका स्टेटमेंट या रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन बनता है। पूछेगा कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट देगा कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक, देन उसका आपका दूसरा का स्टेटमेंट देगा कि आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य का जो उद्देश्य था वो था वेदों की ओर लौटो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा नहीं। ठीक, अब वो दोनों सही है तो आप दोनों सही बताइए। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से जो है हर तरह से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, और इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तीसरा है आपका नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। ठीक, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है, और राष्ट्रीय आंदोलन जो है नेशनल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के साथ यहाँ पर शुरुआत होती है, और इसी के साथ जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट स्टार्ट होता है। अलग अलग जगह पर जो है इसके सम्मेलन होते हैं। फिर उसके बाद हम गांधी मूवमेंट देखेंगे। अब गांधी मूवमेंट अपना में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी हम थोड़े थोड़े पार्ट में देखेंगे। बट यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि गांधी के जितने भी मूवमेंट हुए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछवाएगा आपसे। ठीक, मैचिंग कराएगा। ठीक, कई बार आपको कोई टर्म्स दे देगा कि ये किससे संबंधित है। कई बार गांधी की कोई बुक दे देगा, पूछेगा कि ये बुक कब लिखी है। ठीक, तो इस तरह से यहाँ से हम क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, और लास्ट आपका है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो है जितना भी सब कुछ हुआ है, तो स्वतंत्र संग्राम के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से जो है स्वतंत्रता मिली। ठीक, इसके बाद ये आपका पूरा इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। इस सिलेबस को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। ठीक, जिससे आपको इजीली सब समझ में आए, आपको इजीली हर चीज कवर हो अच्छे से। ठीक, दूसरा आपका कुछ जो है आपका यूरोपियन हिस्ट्री का है। ठीक, यूरोपियन हिस्ट्री में आपके 3-4 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला है आपका फ्रेंच, दूसरा है इंग्लैंड, और तीसरा अमेरिकन, और चौथा है रशियन रेवोल्यूशन। अब इन रेवोल्यूशन के बारे में हमें किन किन मेन पॉइंट्स को फोकस करना है। सबसे पहले क्या कॉजेज है इसके, ठीक, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, और देन इसका रिजल्ट क्या हुआ। हमें 4 चीजों पर फोकस रखते हुए इन हर चीज को कवर करना है। ठीक है, इससे बाहर इसका क्वेश्चन नहीं जाता है।
ठीक। देन सेकंड टॉपिक है आपका फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी हमें क्या ध्यान रखना है, इसके शुरू होने के क्या रीजन थे, ठीक, ये कब शुरू हुआ, कौन कौन कंट्रीज में शामिल थे, इसका क्या इफेक्ट हुआ और इसका क्या रिजल्ट देखने को हमें मिलता है। तो इस तरीके से ये जो यूरोपियन हिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना है और इसको हम अच्छे से कवर करते हुए इसको चलना है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि हम अपने सिलेबस को कवर करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, ठीक। अब सिलेबस को कवर करने के लिए आप लोगों ने सिलेबस तो कर ही लिया है, ठीक। तो सिलेबस करने के लिए जो है हम सिलेबस तो देख ही लिया है, सॉरी। तो अब इस सिलेबस को करने के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी जितनी भी हर टॉपिक की थ्योरी है हम शॉर्ट नोट में देखेंगे, बुलेट पॉइंट्स के रूप में हर एक टॉपिक की थ्योरी देखेंगे सबसे पहले, ठीक। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक। देन जब हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो हम देखेंगे, ठीक। जब इतना सब हो जाएगा तो फिर सबसे लास्ट में आपके पास बचता है प्रैक्टिस सेट, और आप लोग फिर प्रैक्टिस सेट उसको करिएगा, ठीक। तो ये सब हमारा जो है पूरा हिस्ट्री का सिलेबस रहेगा, हिस्ट्री को कवर करने का तरीका रहेगा, ठीक। और मैं लास्ट में आप लोगों से यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं यही टाइम है मेहनत करने का, आप अपना मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और दो बात लाइन बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, ठीक है। तो किसी ने कहा है कि हो के मायूस नहीं हूँ शाम सा ढलते रहिए, हो के मायूस नहीं हूँ शाम सा ढलता रहिए, जीवन भोर है सूरज सा निकलता रहिए, एक जगह ठहर कर रुक जाओगे, एक जगह ठहरोगे तो रुक जाओगे, धीरे धीरे ही सही पर राह पर चलते रहिए। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए और एक दिन आप अपनी मंजिल को ज़रूर पहुंचेंगे। तो